बालक पाए वातावरण के संपर्क में जो आता है, वीडियो कट गया था पता नहीं कैसे, तो हम लोग पुनः जुड़ गए हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था में जब बालक आता है तो उसमें क्या होता है कि उसका जो विकास होता है वो इतना तीव्र गति से होता है कि बच्चे में काफ़ी परिवर्तन आते हैं और जिससे उसकी जिज्ञासा में काफ़ी वृद्धि होती है और वातावरण के संपर्क में आता है। समायोजन से पूर्व वह अपने वातावरण के संबंध में संपूर्ण जानकारी रखना चाहता है, जिससे वो काफ़ी प्रश्न करते हैं अपने बड़ों से, माता पिता से, या जो जिनके संपर्क में वो रहते हैं, जिनके संरक्षण में रहते हैं। तो कभी कभी क्या होते हैं, माता पिता या उनके संरक्षण लोग उनके इतने प्रश्न से ऊब जाते हैं या उनके प्रश्नों से इतना परेशान हो जाते हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर देने में अपने को असमर्थ महसूस करते हैं। तो जबकि ऐसा नहीं है, जो बच्चे जिज्ञासु हैं तो उनकी जिज्ञासा को शांत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाएंगे तो बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उड़ती रहती हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पिंच करती रहती हैं, जो आगे चल कर के उनके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों की जिज्ञासाओं को संतुष्टि निश्चित रूप से करना चाहिए। तो वह अपने पूरे वातावरण के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं और किस प्रकार का वातावरण उनको कैसे प्रभावित करता है, सारी चीज़ें वो जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से नित्य प्रति उनके नवीन वातावरण से समायोजन करते करते अपने वातावरण पर नियंत्रण करना भी धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। और बालक के वातावरण में व्यक्ति तथा सजीव और निर्जीव, व्यक्ति, सजीव और निर्जीव, ये सभी वस्तुएं क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। जैसे सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं, व्यक्ति भी होते हैं, जीव जंतु भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पूर्व बाल्यावस्था को समस्या की अवस्था भी कहते हैं। समस्या की अवस्था जैसे हमने पहले बताया कि बालक इतने नटखट होते हैं कि कभी कभी वो अपने बच्चों, अपने माता पिता के लिए समस्या बन जाते हैं। किसी चीज़ को गिराना, तोड़ना, फोड़ना, और उसे तोड़ने फोड़ने गिराने के चक्कर में स्वयं भी गिर जाते हैं और उनको चोट भी लग जाती है, कभी कभी उनका हाथ पैर भी पंचर हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के माता पिता काफ़ी परेशान होते हैं। तो इसीलिए इसको समस्या की अवस्था भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा। तो समस्या की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है और उसमें क्रियाशीलता होती है, जिससे इस अवस्था में स्वतंत्रतापूर्वक विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं उनको वह करना चाहता है, बालक करना चाहता है। जैसे कि आप उनको कुछ खिलाने के लिए बैठोगे तो बच्चे सोचते हैं कि मैं स्वयं अपने हाथ से खा लूँ, और स्वयं में अपने हाथ से खाने के चक्कर में क्या करते हैं कि सारा भोजन गिरा देते हैं, हाथ में पूरा उठाएंगे अपनी मुट्ठी भर में और मुंह तक जाते जाते आधा गिर जाता है। तो इस तरीके से बच्चे समस्या पैदा कर देते हैं कि खा भी नहीं पाते हैं और गिरा भी देते हैं, घर कपड़ा भी गंदा कर लेते हैं, घर भी गंदा कर देते हैं, जिससे लेकर के माता पिता काफ़ी परेशान होते हैं इस बच्चों से। तो अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप को पसंद भी नहीं करते हैं बच्चे, और कोई हमारी क्रियाओं में हस्तक्षेप करे, अगर ऐसा कोई करता है तो बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं। तो ये सारी बातें नहीं देखी जाती हैं। तो इससे अनेक कभी कभी क्या होता है, दुर्घटनाएं का शिकार हो जाते हैं, माता पिता के लिए समस्या भी उत्पन्न कर देते हैं। और इसके अतिरिक्त वे क्रियाओं में किसी का हस्तक्षेप नहीं पसंद करते। हस्तक्षेप करने पर कभी कभी बहुत आक्रामक हो जाते हैं, रोना, चिल्लाना, जिद्द करना और हठ, जिद्द, अवज्ञा तथा नकारात्मक व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे माता पिता बालकों के व्यवहारों को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं और काफ़ी समस्याओं का सामना भी उनको करना पड़ता है। इसलिए इसे समस्या की अवस्था भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा। स्थिरता और शांति की अवस्था, इसे स्थिरता और शांति की अवस्था भी कहा जाता है। इसके साथ साथ कैसे है यह अवस्था, कहते कि समस्या की अवस्था है, फिर भी इस अवस्था में बालक नकारात्मक व्यवहारों का प्रदर्शन करता है। इस तरीके के नकारात्मक व्यवहारों का प्रदर्शन करता है, मतलब जिस चीज़ को आप मना करोगे, बच्चे ऐसे नहीं करते, ऐसे ना करो बेटा, तो क्या करेंगे, उसी चीज़ को जरूर करेंगे, निश्चित रूप से इसको करेंगे। इस तरीके से नकारात्मक व्यवहारों का प्रदर्शन बच्चे इस अवस्था में करते हैं। लेकिन यह प्रदर्शन तभी होता है
जब उसकी क्रियाकलापों में कोई रुकावट आती है, यानी कोई कार्य कर रहे हैं आप उसको रोकोगे तो जरूर करेगा। और नकारात्मक व्यवहारों के फलस्वरूप भी यह अवस्था स्थिरता तथा शांति की अवस्था भी मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक पूर्वशालाओं के समूहों में मित्रों से भी के बीच में बात के बीच रहता है, जहाँ उसे जीवन की जो अनेक वास्तविकताएं हैं उसको सामना भी करना पड़ता है। समूह के बीच उसके सभी कार्य समूह द्वारा नियंत्रित एवं निर्देशित होते हैं। जैसे समूह के अन्य लोग करते हैं वैसा वे भी करते देखे पाए जाते हैं। समूह में किशोरों की भांति क्रांतिकारी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करते। इस तरीके से शांति एवं स्थिरता की अवस्था है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूर्व बाल्यावस्था को और किन अनेक नामों से जाना जाता है। अब मनोवैज्ञानिकों ने और किस क्या नामों से संबोधित किया है। तो हमने प्रमुख रूप से जो बातें थी आप लोगों के समक्ष रखें। आशा करते हैं कि आप लोग इसको ध्यान से सुने होंगे और सुन करके इससे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उसको आप नोट कर सकते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था की बात आई। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था में विकास किस प्रकार से होता है। उत्तर बाल्यावस्था जैसा कि आप जानते हैं इसे बाल्यावस्था भी कहते हैं मनोवैज्ञानिक। 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, यानी 6 वर्ष से प्रारंभ होता है इसका और यह 12 वर्ष तक निरंतर चलती रहती है। तो इससे बच्चों को बहुत सारी वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। और विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो इस अवस्था का काफ़ी महत्व है शैक्षिक दृष्टि से। और उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से आरंभ होकर के वयसंधि के आरंभ होने तक 11-12 वर्ष के बीच चलती है, ऐसा हरलाख महोदय कहते हैं। और उत्तर बाल्यावस्था की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इसे प्रारंभिक स्कूल की आयु, यहाँ से बच्चा स्कूल जीवन का प्रारंभ करता है, पहली क्लास में जाता है। और चुस्ती की आयु से काफ़ी बच्चे इस आयु में चुस्ती फुर्तीले होते हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। सक्रियता इतना अधिक होती है कि दिन भर वो दौड़ते रहे तब भी उनमें थकावट नहीं होती है, बल्कि देखने वालों को उनको देख करके उनकी शरारत, उनकी क्रियाशीलता थकावट आ सकती है। तो इस तरीके से बच्चे काफ़ी क्रियाशील होते हैं, काफ़ी फुर्तीले और चुस्तीले होते हैं। और इसे गंदी अवस्था, मैली अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चे अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण उनके कपड़े अक्सर गंदे ही होते रहते हैं, गिरते रहते हैं, कूदते रहते हैं, उछलते रहते हैं, धूल मिट्टी लगाना, तो ये सारी चीज़, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इसे गंदी अवस्था कहते हैं, गंदी आयु की अवस्था कहते हैं। फिर समूह आयु, इसे समूह आयु भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ समूह में रहना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ खेलना, ये सारी चीज़ें समूह की अवस्था भी उत्तर बाल्यावस्था की बाल्यावस्था को कहते हैं। गंदी अवस्था, चुस्ती की अवस्था, इन नामों से भी इसे जाना जाता है, संबोधित करते हैं। सारस अवस्था भी इसे कहते हैं। साधारण बालक के हाथ पैरों का शारीरिक विकास की पैरों का विकास शरीर की तुलना में शीघ्रता से होता है, टांगें लंबी प्रतीत होती हैं, इसलिए इसे सारस की अवस्था भी कहते हैं। अतः इस आयु में को सारस की अवस्था भी कहा जाता है। तो क्या क्या कहते हैं इस अवस्था को। प्रारंभिक स्कूल की अवस्था, फुर्ती चुस्तीली की अवस्था, सक्रियता की अवस्था, गंदगी की अवस्था, समूह की अवस्था और सारस अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को इन सारे नामों से भी मनोवैज्ञानिक संबोधित करते हैं। तो इन सारे नामों को भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्षीण बुद्धि आयु की अवस्था, विकास में स्थिरता एवं स्थायित्व की अवस्था भी कैसे, आत्मनिर्भरता की भी अवस्था कहते हैं, क्योंकि बालक इसके पूर्व जो पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, स्व पर निर्भर होता है, यहाँ पे आकर के वह स्वनिर्भर हो जाता है, यानी अपने कपड़े पहनना, स्वयं से भोजन करना, दैनिक क्रियाकलाप जो है दातुन मंजन, शौच, स्नान, ये क्रियाएँ लगभग करना प्रारंभ कर देता है। तो इसे आत्मनिर्भर की अवस्था भी कहते हैं, निर्भरता की अवस्था भी कहते हैं, जिज्ञासा की आयु भी कहते हैं। यहाँ पे भी जिज्ञासा बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होती है, क्या कौन कैसे, इन सारे प्रश्नों से वो हर चीज़ को जानना समझना चाहते हैं। और सुप्त काम प्रवृत्ति की अवस्था भी इसे कहते हैं। यहाँ पे जो काम प्रवृत्ति की प्रबलता शैशव अवस्था में थी, यहाँ पे आकर के इसमें तीव्रता
क्या आ जाती है, निष्क्रियता आ जाती है। और कोई भी नया काम प्रवृत्ति या काम वासना जैसी चीज़ें जन्म नहीं लेती हैं। इसे काम प्रवृत्ति, सुप्त काम प्रवृत्ति की अवस्था भी कहते हैं। संचय प्रवृत्ति की अवस्था भी इसे कहते हैं। यहाँ पे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, उसको संग्रह करना जैसी बातें देखी जाती हैं। और वस्तुओं को, बालकों को काफ़ी रुचि होती है, खिलौने इकट्ठा करके रखना, पेन कापी किताब इकट्ठा करके रखना, वह अपने पास एकदम संग्रह उसका बना लेते हैं, जिससे उनको काफ़ी आनंद होता है, काफ़ी आनंद का अनुभव करते हैं। माता पिता बालकों की इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि इससे बालकों का बौद्धिक विकास होता है। तो संग्रह प्रवृत्ति की अवस्था या संग्रह की अवस्था भी इसे कहते हैं। नैतिक विकास की आयु भी कहते हैं। नैतिक विकास जैसे कि हमने कहा था कि शैशवावस्था यानी 2 से लेकर के 6 वर्ष तक के बीच में बच्चों में थोड़ी बहुत सामाजिकता जैसी बात विकसित होने लगती है। वह घर से निकल करके बाहर स्कूल या आसपास पड़ोस के बच्चों के साथ रहना, खेलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन यहाँ पर वह अपने और विस्तार रूप में देखी जाती है। यानी यहाँ बच्चों की कुछ सीमा तक नैतिक भावना का विकास हो जाता है और फलस्वरूप बालक परिवार, विद्यालय, समूह, समाज के नियमों का आचरण करते हैं, नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, दंड और भय के परिणाम स्वरूप। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं जो बालकों में पाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था को किन और अन्य नामों से हम संबोधित कर सकते हैं। तो अब इस तरह से हम आगे चलते हैं। बाल्यावस्था में विकास किस प्रकार से होता है, बाल्यावस्था में और बालक किस प्रकार से शारीरिक, मानसिक, मांसपेशीय, हड्डी, दांत इत्यादि चीज़ें किस प्रकार से विकसित होती हैं। तो बाल्यावस्था में हम लोग आते हैं। सर्वप्रथम बाल्यावस्था, जैसा कि जानते हैं कि शैशवावस्था के तुरंत बाद बाल्यावस्था प्रारंभ होती है। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था का निर्माण या निर्माणकारी काल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, निर्माणकारी काल भी कह सकते हैं। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत, सामाजिक, शिक्षा संबंधी ऐसी बहुत सारी आदतें, व्यवहार, रुचियाँ, इच्छाओं की प्रतिमानों का निर्माण कर लेता है। इस काल में बालकों में आदत, रुचि की जो भी प्रतिरूप बनते हैं वे लगभग अस्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें वह सरलतापूर्वक रूपांतरित, उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः बाल्यावस्था में मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु का काल होता है, जिनमें बालक के जीवन में अस्थायित्व आने लगता है और वह आने वाले जीवन की एक तरीके से तैयारी भी प्रारंभ कर देते हैं। बाल्यावस्था की यह आयु शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है और एक तरीके से बालक की शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है। तो बाल्यावस्था की कुछ इस तरीके से हम देखें तो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिस पर कि हम लोग बात कर सकते हैं। तो शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, पहली चीज़ क्या है, शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। शैशवावस्था में हमने विशेषता में पढ़ा था कि उनमें तीव्रता होती है, इतनी ज़्यादा तीव्रता होती है। तो तीव्रता के कारण जो विकास उनका हो जाता है, यहाँ पे आकर के उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। लेकिन जो विकास हो चुका है उसमें मजबूती आती है, उसमें एक तरीके से दृढ़ीकरण होता है। तो यहाँ पे बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक विकास में स्थिरता आने लगती है। जो उतना तीव्रता थी वो तीव्रता यहाँ पे नहीं होती है, बल्कि जो विकास हुआ उसमें मजबूती आना प्रारंभ हो जाती थी। इस अवस्था को मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिरता की अवस्था कहते हैं या स्थिरता जैसी बातें होती हैं। जैसे विकास की दृष्टि से इस अवस्था को हम देखें तो 2 भागों में बांट सकते हैं, 6 से 9 वर्ष और 10 से 12 वर्ष। तो 6 से 9 वर्ष को संचय काल कह सकते हैं और 10 से 12 वर्ष को क्या कह सकते हैं, परिवार काल भी कह सकते हैं। तो शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में विकास जो हो जाता है तो वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार 9 से 12 वर्ष में
दृढ़ होने लगता है, मजबूत होने लगता है और उनकी चंचलता शैशवावस्था की अपेक्षा धीरे धीरे कम होने लगती है, उसमें कमी आने लगती है और वयस्कों के समान बच्चे व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए रास नामक मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को एक तरीके से अगर कहें तो झूठी परिपक्वता की अवस्था भी कहा है या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी बताया है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है या बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। तो किसने कहा था? J.S. रास ने। तो ये आपको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषता है। फिर दूसरी विशेषता क्या है? मानसिक योग्यता का विकास है, वह मानसिक योग्यता के अनुसार होना प्रारंभ हो जाता है और इस तरीके से वर्ट नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि इस अवस्था में बालकों में सभी आवश्यक मानसिक योग्यताएं विकसित होने लगती हैं और मूर्त तथा जो प्रत्यक्ष वस्तुओं में सरलता से चिंतन करने लगते हैं। मूर्त और प्रत्यक्ष, ये ध्यान रखना है। और समझने, स्मरण करने, तर्क करने आदि की योग्यताएं धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं, विकसित होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी ये भी विशेषता है। प्रबल जिज्ञासा होती है, शायद बालकों में जिज्ञासा की काफ़ी प्रबलता होती है और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने माता पिता, गुरुजन, भाई बहन बड़े हैं जो घर में या अन्य कोई लोग हैं तो उनसे वह सदस्यों से प्रश्न के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं। और शैशवावस्था में उसके प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या तक सीमित रहती है, लेकिन यहाँ पर बाल्यावस्था में क्यों और कैसे तक भी आ जाती है और ऐसे प्रश्नों के माध्यम से वे अपनी जिज्ञासाओं की संतुष्टि करना चाहते हैं। तो इस तरीके से प्रबल जिज्ञासा जैसी बातें भी इस अवस्था में देखी जाती हैं। अगला फिर वास्तविक जगत से संबंध। बच्चों का यहाँ पे वास्तविक जगत से जुड़ाव हो जाता है। बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, समूह में रहना, तो उनको धीरे धीरे वास्तविकता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उससे वे संबंध स्थापित करने लगते हैं, नियमों को मानने लगते हैं। क्योंकि उसके पूर्व की अवस्था में क्या था कि वे नियमों का उल्लंघन करते थे, नकारात्मकता की ऐसी बातें उनमें होती थी। जैसा करना चाहते हैं वैसा करने न देने पर वह आक्रामक हो जाते थे, रोना चिल्लाना, जिद करना, हट करना, ये सारी बातें देखी जाती थी। लेकिन यहाँ पर वो वास्तविकता को समझ जाते हैं और क्या करणीय है, क्या करणीय नहीं है, क्या करने योग्य है, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बड़े लोग हमें मना कर रहे थे, क्यों मना कर रहे हैं, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। इन सारी चीज़ों को समझने लगते हैं और समझ करके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें अंतर स्थापित करते हैं और नियमों को, कानूनों को दंड भयवश भी या बाहरी दबाववश उसको मानना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरीके से इस आयु में उनका संबंध जो है वास्तविकताओं से हो जाता है और वास्तविक जगत की जो प्रत्येक चीज़ें हैं, प्रत्येक वस्तुएं हैं, उनके प्रति काफ़ी वो आकर्षित भी होने लगते हैं तथा इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस संबंध में स्ट्रांग एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनका कहना था कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, बहुत बड़े संसार में पाता है और उस संसार का एक छोटा अंश अपने आप को समझता है और उसके बारे में वह जल्दी से जल्दी या शीघ्र अतिशीघ्र जानकारी प्राप्त करना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है। इस तरीके से उसका संबंध वास्तविकता से हो जाता है। आत्मनिर्भरता की भावना, अगली विशेषता क्या? आत्मनिर्भरता की भावना। इस समय शैशवावस्था की भांति बालक में शारीरिक दैनिक कार्यों को करने
के लिए वह दूसरों पर आश्रित नहीं होता, बल्कि यह स्वयं से अपना कार्य वह करना प्रारंभ कर देते हैं बच्चे। और अपने दैनिक कार्य, नहाना धोना, कपड़े पहनना, भोजन करना, स्कूल जाने की तैयारी करना, ये छोटे मोटे कार्य वो धीरे धीरे करना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरीके से जो पर निर्भरता थी शैशवावस्था में, वो पर निर्भरता से परिवर्तित होकर के आत्मनिर्भरता के रूप में आ जाता है। आत्मनिर्भरता की भावना उनमें हो जाती है, वह सारे काम अपने से करना चाहते हैं। रचनात्मक कार्यों में रुचि, अगली विशेषता क्या है? रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में रुचि की काफ़ी बहुलता होती है, काफ़ी तीव्रता होती है, काफ़ी अधिकता होती है। बालक बालिकाएं किसी चीज़ का निर्माण करना और निर्माण करके उसमें आनंद की अनुभूति करना या उससे संतोष का अनुभव प्राप्त करना। लड़के लड़कियां अपनी रुचि के अनुसार बहुत सारे कार्यों को करने में रुचि दिखाते हैं। जैसे वो देखें तो किसी चीज़ को कढ़ाई बुनाई सिलाई करना लड़कियों को काफ़ी पसंद आता है। मिट्टी के खिलौने बनाना, रंगीच कागज बनाना, फूल बनाना, सिंहाड़ा बनाना, जैसी सारी बातें हैं। कपड़े में से फूल बनाना, तो लड़कियों को कोई वस्तु बनाना, गुड़िया बनाना, ये सारी चीज़ें में काफ़ी उनको अच्छा लगता है या काफ़ी उनको इसके प्रति उनमें जिज्ञासा होती है, रुचि होती है। तो रचनात्मकता की प्रधानता भी इस अवस्था में होती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है इस अवस्था में। संवेगों पर नियंत्रण, ये भी बातें आती हैं जो शैशवावस्था में संवेगों पर नियंत्रण बच्चों का नहीं होता है। जो भी चीज़ें हैं जैसी हैं प्रकट हो रही हैं तो वैसे ही उनको चाहिए। यहाँ पे आकर के अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, अपने संवेगों पर नियंत्रण करने लगते हैं। जैसी कोई भी चीज़ की उनको इच्छा है, उनके माता पिता अगर समझा दें कि बेटा ये चीज़ अभी आपको देने में हम असमर्थ हैं, अभी नहीं दे सकते हैं, कुछ दिनों बाद दे सकते हैं या इस टाइम में दे सकते हैं, ऐसा वादा करते हैं तो बच्चे उसको समझ जाते हैं। तो इस तरीके से वो अपने में नियंत्रण कर लेते हैं, अपने संवेगों को दबा देते हैं। तो संवेगों पर नियंत्रण जैसी भावनाएं भी इस अवस्था में देखी जाती हैं और बाल्यावस्था में संवेगों में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है और बालक भय और क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। जो बच्चे बहुत जिद होते हैं शैशवावस्था में, यहाँ आकर के जिद्दपन से हट करके उनमें सरलता आ जाती है और चीज़ों को समझने लगते हैं, एडाप्ट करने लगते हैं। जो चीज़ें ग्रहणीय हैं उसको ग्रहण करते हैं, जो त्यागने योग्य हैं उनका वो त्याग भी करते हैं। तो भय और क्रोध पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। वे अपने माता पिता, अध्यापक, गुरुजन के सामने बहुत सारी भावनाएं प्रकट करने में संकोच भी करने लगते हैं और साथ ही साथ वे यह भी सीख लेते हैं कि किसके सामने कौन सी भावना किस प्रकार से प्रकट करनी है, किस प्रकार से उन भावनाओं को व्यक्त करने से लाभ हो सकता है, किस प्रकार से उस भावना को व्यक्त करने से हानि भी हो सकती है। तो इन सारी बातों को समझ कर वो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेते हैं और किस समय कौन से संवेग को प्रकट करना है, किस संवेग को दबा देना है, ये चीज़ें वो समझ जाते हैं। तो इस तरीके से सारे बच्चे अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं और संवेगों पर नियंत्रण करने लगते हैं। सामाजिक गुणों का विकास, यहाँ पे जो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की बातें प्रारंभ होती थी, यहाँ पे आकर के थोड़ा उसको और विस्तृत रूप में और व्यापक रूप में आ जाता है, विकास हो जाता है। बालक विद्यालय के जो विद्यार्थी होते हैं या समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करते हैं, जिसके कारण उनके सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। उनमें सहयोग, सद्भावना, सहानुभूति, सहनशीलता, आज्ञाकारिता जैसे सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनमें सामाजिकता का विकास भी इस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की यहाँ प्रबलता होती है। बच्चे समूह में रहना काफ़ी आनंद होते हैं, आनंदित होते हैं। बालक अधिक से अधिक समय दूसरों बालकों के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, वह किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाते हैं। अतः बालक में प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति होती है। राष्ट्र के अनुसार बालक प्राय अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाते हैं और जो खेल खेल में ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित होते हैं, जिससे बारे में बड़ी आयु के लोग कुछ भी नहीं बताया जाता।
तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। अगली विशेषता क्या है? बहिर्मुखी। जो इसके पहले बच्चे एकांतमुखी या अंतर्मुखी रहते थे, अपने तक ही सीमित रहते थे, यहाँ पे बच्चे बहिर्मुखी हो जाते हैं। दूसरों से बातचीत करना, बहुत सारी बातचीत करने उनमें आने लगती है और इस अवस्था में बालकों में इस बहिर्मुखता का विकास होने लगता है। बालक घर से बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों के प्रति जानने आदि में काफ़ी रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। संग्रह प्रवृत्ति का विकास। यहाँ पे संग्रह प्रवृत्ति का भी विकास बच्चों में हो जाता है। बालक विशेष रूप से पुराने पत्र, गोलियाँ, खिलौने, मशीन, पुर्जे, पत्थर के टुकड़े, बालिकाएँ विशेष रूप से खिलौने, गुड़िया, कपड़ों के टुकड़े आदि का संग्रह करते हुए देखे जाते हैं। तो संग्रह की प्रवृत्ति की बातें भी इसमें देखी जाती है। इस अवस्था में घूमने फिरने, भ्रमण करने की प्रवृत्ति। अगली विशेषता क्या है? घूमने फिरने और भ्रमण करने की प्रवृत्ति। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययनों में यह पाया है कि 9 से 10 वर्ष की अवस्था में बालकों में बिना किसी उद्देश्य के निरुद्देश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति तीव्र होती है और इसलिए उन्हें प्रायः स्कूल से कक्षाएं छोड़कर भागने, आलस्यपूर्ण ढंग से अपना समय बर्बाद करने आदि जैसी गंदी आदतें भी विकसित हो सकती हैं या हो जाती हैं। काम प्रवृत्ति में परिवर्तन। शैशवावस्था में समाप्त होते होते बालकों में या बालक के वातावरण में समायोजन स्थापित करना वह सीख लेता है। माँ के से अत्यधिक लगाव तथा पिता से विरोध की भावना न्यूनतम हो जाती है और बच्चों में समलिंगी प्रेम पनपने लगता है। लड़के लड़कों को अपना मित्र बनाते हैं और लड़कियाँ लड़कियों को अपना मित्र बनाते हैं। इस तरीके से इस आयु में समलिंगी प्रेम की प्रधानता देखी जाती है। तो काम प्रवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है, काम प्रवृत्ति में स्थिरता आ जाती है। काम प्रवृत्ति कोई नई काम प्रवृत्ति विकसित नहीं होती। ये हमने 13-14 जो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं उसको हमने आपके समक्ष रखा। अब बाल्यावस्था में किस प्रकार से शिक्षा का आयोजन किया जाए कि बच्चे अच्छी शिक्षा उनको दी जा सके, उनकी आवश्यकता, क्षमता और रुचि के अनुसार। तो शारीरिक विकास, सबसे पहले शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों में बहुत सारे शारीरिक मानसिक परिवर्तन विकास होते रहते हैं जिससे उनको बहुत सारी एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। तो उस एनर्जी के लिए बहुत सारे पौष्टिक आहार, भोजन इत्यादि की भी ज़रूरत होती है। संतुलित भोजन की व्यवस्था होती है, की ज़रूरत होती है। इसलिए उनकी आहार, निहार और शारीरिक विकास पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। तो बाल्यावस्था में अगर देखें कुछ ही समय में विकास तीव्र होता है, 9 से 12 में उसमें स्थिरता आ जाती है और इसमें दृढ़ता आने लगती है। तो बाल्यावस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है, मांसपेशियों में नियंत्रण होने लगता है। खेल कूद आदि पर विशेष आयोजन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिभागिता के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। उत्तम वातावरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे उनका शारीरिक विकास अच्छी प्रकार से हो सके। भाषा विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके पहले की अवस्था में भाषा के विकास उनका बहुत अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे चूँकि बहुत सारे शब्दों का उनको ज्ञान हो जाता है, बहुत सारे व्याकरणिक जानकारी भी उनको स्कूलों के माध्यम से मिल जाती है। तो भाषा के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों को भाषा की दृष्टि से इतना कुशल बना देना चाहिए, जो भी भाषा वो सीख रहे हैं उसके जो व्याकरणिक नियम है या एक तरीके से साहित्यिक जो भाषा है उसको बोलना, समझना, लिखना, इन सारी चीज़ें या व्यक्त करना अपनी बात को साहित्यिक भाषा में, शुद्ध भाषा में, इसको उनको आने लगे। इसलिए भाषा के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के द्वारा ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिससे बच्चों में भाषा के विकास अच्छी प्रकार से हो सके और उनके लिए ऐसे बहुत सारे वार्तालाप समय समय पर आयोजित किया जाना चाहिए। उनको कहानियाँ सुनाना चाहिए, पत्र पत्रिकाओं पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। विद्यालय में वाद विवाद, संभाषण, कहानी प्रतियोगिता, कविता पाठ आदि में भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे बालकों में भाषा के विकास हो सके, भाषा के विकास की दृष्टि से काफ़ी वो कुशल हो सके। उपयुक्त विषयों का चुनाव। इस अवस्था में बालकों के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन करना आवश्यक होता है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और जिसके लिए ऐसी बातें होती हैं जैसे भाषा, अंक, गणित,
विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, पत्र लेखन, निबंध रचना आदि के माध्यम से उनको उपयुक्त विषयों के चुनाव के लिए भी समझ सकें कि किस बच्चे की किस विषय में ज़्यादा रुचि है और उसको उनकी रुचि के अनुसार उनको विषय को प्रदान किया जाए। रोचक विषय सामग्री, जो विषय सामग्री है कैसी होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। अगर रोचक होगी तो उसको अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। और रुचियों की दृष्टि से बालक भिन्न भी होते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे शैक्षिक आयोजन किए जाने चाहिए जिससे जो भी चीज़ें हैं वो सारे बच्चों के लिए हितकर हों, सारे बच्चों के लिए रुचिकर हों। बालकों की पुस्तकों की विषय वस्तु को रोचकता और भिन्नता होनी चाहिए। बालक की पुस्तकों में नाटक, वीर पुरुष, साहसी कार्य करने वाले, आश्चर्यजनक बातें, शिकार आदि से संबंधित विषय वस्तु ही रखनी चाहिए, जिससे बच्चों में सारे दृष्टिकोण या रुचि के अनुसार अपना अध्ययन कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा का जो आधार है उसको बाल मनोविज्ञान की केंद्रित होनी चाहिए, अर्थात बच्चे कैसे किस तरीके से किस रूप में समझते हैं सारी चीज़ें शिक्षक को ज्ञान रहे और उसका प्रयोग करें छात्रों के साथ, तो निश्चित रूप से छात्र उससे उसका लाभ ले सकेंगे। बालक बालिकाएं कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा डांट, फटकार, मारपीट जैसी बातें उनके साथ नहीं की जानी चाहिए। शारीरिक दंड, बल प्रयोग आदि से कोई घृणा करते हैं। इस अवस्था में बालकों के साथ सहयोग, प्रेम, सहानुभूति पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करना अति उत्तम होगा या अच्छा है। खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षक बच्चों में जो कि काफ़ी सक्रियता होती है, काफ़ी फुर्तीले होते हैं, इसलिए उनको कुछ ऐसे चीज़ें या ऐसी माध्यम सिखाना चाहिए जिसमें कुछ खेल भी है ना, कुछ बच्चे सक्रिय भी रहें, तो खेल भी इससे शिक्षा में रुचिकर बन सकेगा। और इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण विधियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करते रहना चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणालियों में किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट डाल्टन आदि क्रिया, खेल तथा स्वानुभव पर आधारित शिक्षा प्रणालियाँ, तो इनका प्रयोग अगर किया जाए तो अच्छा है। जिज्ञासा की संतुष्टि, बच्चों की जो कि बहुत जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, तो बच्चों को शांत करने वाली शिक्षा देनी चाहिए। बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति काफ़ी प्रबल होती है, तो वह प्रत्येक नई वस्तु, नई घटना को क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी प्रश्न होते हैं। सारे प्रश्नों को उनको माता पिता एवं गुरुजन में अध्यापक को चाहिए कि उनकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करें, प्रयास करें। सामूहिक प्रवृत्ति की पुष्टि, क्योंकि सामूहिकता क्या प्रबलता होती है, समूह में रहना, अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, तो बालक में समूह रहने की प्रवृत्ति, साथ मिलना जुलना, साथ कार्य करना, खेलना काफ़ी पसंद होता है। तो इन सब बातों को अवसर देने चाहिए और विद्यालय में सामूहिक कार्यों, खेलों का उचित आयोजन किया जाना चाहिए। और पाठ्य सहगामी क्रियाएँ बीच बीच में शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाएँ भी होनी चाहिए, जिससे छात्रों का मानसिक मनोरंजन भी हो सके और उनका एक तरीके से कुछ परिवर्तन भी हो सके, कुछ नई बातें को जानने को मिल सके। तो बालक की मानसिक एवं सामाजिक शक्तियों के विकास के लिए विद्यालय में प्रकृति निरीक्षण, भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों, प्रदर्शनी, खेल कूद, समाज सेवा कार्यक्रमों का आयोजन भी समय समय पर किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें भी अपना विकास कर सकें। इससे बालकों में अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं उसकी विकास होगा, उसका विकास हो सकेगा। सामाजिक गुणों का विकास, इस अवस्था में बालक घर से बाहर, विद्यालय, आसपास, पड़ोस से अंतःक्रिया करना प्रारंभ करते हैं, नए वातावरण में अपने आप को समायोजित, अनुकूलित करने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सहयोग, सहिष्णुता, सह-अस्तित्व आदि बच्चों के सामाजिक विकास पर बहुत इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और शिक्षा का लक्ष्य है कि सामाजिक गुणों का विकास करना, सामाजिक गुणों का विकास करना यहाँ उसका एक लक्ष्य है। तो सामाजिक गुणों के विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए, जिसमें खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्य के आयोजन, समाज सेवा आदि के माध्यम से बालकों में नेतृत्व, सहयोग की भावना, सहिष्णुता की भावना, अनुशासन, मैत्री भाव आदि गुणों का विकास किया जा सके। पर्यटन एवं स्काउटिंग की व्यवस्था, लगभग 9 वर्ष की आयु में बालक में निरुद्देश इधर उधर घूमने
फेरने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्यटन एवं स्काउटिंग जैसी व्यवस्था भी शिक्षालय में किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा का इनको अभिन्न अंग बन सके। और नैतिक शिक्षा, अगली विषयता है नैतिक शिक्षा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भयवश दंडवश नैतिक नियमों का पालन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसके लिए 8 वर्ष का बालक नैतिक मूल्यों का निर्माण, समाज के नैतिक नियमों का निर्माण, समाज के नैतिक नियमों में विश्वास करने लगता है। मूल्यों का उचित निर्माण और नियमों के उचित विश्वास के प्रति उसको प्रेरित करना चाहिए। इस संबंध में कौशल और मनोवैज्ञानिक का कहना है, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियाँ सुनाना चाहिए, जिससे उनको नैतिक शिक्षा या नैतिक वार्ताएँ उसमें समाहित होनी चाहिए। तो इस तरीके से उनका नैतिकता का विकास भी किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा। मानसिक विकास पर बल। मानसिक विकास से तात्पर्य है बच्चों के समझने, तर्क करने, समस्या का समाधान करने, ग्रहण करने, अटेंशन करने, प्रत्यय ज्ञान, स्मृति, कल्पना आदि जो शक्तियाँ हैं, इस अवस्था में बालकों में बड़ा समृद्ध एवं रचनात्मक वातावरण होता है, जो उपलब्ध कराया जाना चाहिए। खेल खिलौनों का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। बौद्धिक क्रियाकलापों में विद्यार्थियों की भागीदारिता सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे बच्चे घर तथा विद्यालय दोनों स्थानों पर समस्या समाधान के लिए उन्हें प्रेरित धीरे धीरे किया जाना चाहिए समय समय पर, और तार्किक क्रियाओं में भाग लेने का उनको अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में देखा कि बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था में इसको किस प्रकार से या किस अन्य नामों से भी जाना जाता है, और नाम के साथ साथ हमने यह भी देखा कि बाल्यावस्था के विकास की क्या विशेषताएँ हैं, कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा विकास होता है, और फिर हमने ये बात की कि बाल्यावस्था में किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाए, जिससे उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो क्षमता है, जो रुचि है, उसका वो पूर्ण पालन करते हुए, उसका पूर्ण उपयोग करते हुए अच्छी शिक्षा उनको दी जा सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके और अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। तो आज के वीडियो में हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। अगले दिन हम बच्चों में शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक हमारे वीडियो देखने के लिए। पुनः फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबसे खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही वीडियो देखते